बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज मैं स्टैंडर्ड टाइम में तिथि का समाप्ति काल, नक्षत्र, योग, करण के समाप्ति काल और सूर्योदय में अंतर समझाऊंगा। दूसरा, अयन, गोल आदि से ऋतुओं का निर्धारण। हम ये पहले वाले वीडियो में समझ चुके हैं कि मकर राशि पर सूर्य का प्रवेश 14 जनवरी को होता है। कोई भी संक्रांति प्रवेश करती है वो 13 तारीख से लगाकर 17 तारीख के बीच में राशि परिवर्तन करती है। तो मैंने यहाँ 15 जनवरी को मध्यम मान माना और लिख डाला, अर्थात 15 जनवरी को मकर पर सूर्य आएगा और 24 अयनांश होने से उसके 5 दिन बाद सायन सूर्य अर्थात 20 जनवरी को सायन सूर्य कुंभ का हो जाएगा। ऐसे ये आप सब समझ सकते हैं, पर ये तारीखें फिक्स 20 नहीं रहेगी। 18 से 22 के बीच में ये तारीखें रहेगी और 13 से 17 के बीच में ये तारीखें रहेगी, पर ये भी मध्यम मान है, ये भी मध्यम मान है। तो जब कुंभ का सूर्य होगा तो ऐसी स्थिति में ऋतु हमारी वृषभ संक्रांति से इन ऋतुओं को ले लेते हैं। वृषभ संक्रांति में वृषभ संक्रांति में हमारी सायन वृषभ संक्रांति, निर्यण नहीं, अर्थात वृषभे भानु या सायन सूर्य वृषभ पर उस दिन से ग्रीष्म ऋतु चलेगी। ग्रीष्म ऋतु प्रवेश हुई और फिर ये मिथुन की संक्रांति और वृषभ की संक्रांति, अर्थात लगभग 20 अप्रैल से लगाकर 20 जून तक ग्रीष्म ऋतु रहेगी। ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु आ जाएगी। वर्षा के बाद ये 20 जून से 20 अगस्त तक वर्षा ऋतु रहेगी, अर्थात 2 संक्रांति में एक ऋतु रहती है। अब कन्या संक्रांति से शरद, दो संक्रांति शरद रहेगी, फिर आ जाएगी हेमंत। 2 संक्रांति हेमंत रहेगी। हेमंत के बाद आ जाएगी शिशिर ऋतु, जो कि मैं आपको पंचांग में दिखाता हूं कि ये ऋतु कब और कैसे परिवर्तित होगी। ये देखें, शरद ऋतु के बाद जो है पंचांग में इसका इंडिकेशन किया गया है। ये देखेंगे आप यहाँ ऊपर ही ऊपर श्री भादो माता पंचांग, दक्षिणायन, दक्षिण गोल, शरद और हेमंत ऋतु, अर्थात इसमें 20 तारीख के लगभग हेमंत ऋतु प्रारंभ हो जाएगी अक्टूबर में। अगले बिंदु पर विचार करते हैं तो देखिए, वृश्चिक और धनु संक्रांति हमारी जो है हेमंत ऋतु रहेगी। हेमंत के बाद आ जाएगी शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु, मकर और कुंभ शिशिर ऋतु रहेगी और मीन पर आ जाएगी आपकी बसंत ऋतु। ये देखेंगे 2-2 सायन संक्रांति, अर्थात सायन सूर्य 2-2 राशि पर रहेगा, वहां तक इस प्रकार से ये ऋतुएं रहेगी। अब हमारा ग्लोब इस प्रकार से है। ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री यहां से है और 23.5 डिग्री यहां से दक्षिण में। ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। ये उत्तर है और ये हमारा दक्षिण है। अब मीन में 6 राशि जोड़ेंगे तो कन्या आएगी, अर्थात जब हमारे यहां बसंत होगी ये तो
उत्तर और ये दक्षिण। पृथ्वी के दो भाग है, यहां से उत्तर, यहां से दक्षिण। तो दक्षिण में इस समय शरद ऋतु होगी, फिर हेमंत ऋतु, फिर शिशिर ऋतु, फिर बसंत, फिर ग्रीष्म और फिर वर्षा ऋतु। अर्थात जब उत्तरी ग्लोब में बसंत ऋतु होगी तो दक्षिणी ग्लोब में शरद ऋतु होगी। हमारे यहाँ ग्रीष्म होगी तो दक्षिण में हेमंत होगी। हमारे यहाँ वर्षा होगी तो दक्षिण में शिशिर ऋतु होगी। अब हम कहेंगे नहीं ये 6 राशि जोड़ने से आती है, तो 6 राशि जोड़ने से नहीं आती। अगर कोई यहाँ निवास करता है तो उसके लिए ऋतुओं की व्यवस्था ये रहेगी। तब यहाँ कोई पंचांग बना रहा होगा ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया वाला कहेगा कि हमारे यहाँ शरद ऋतु है, सायन सूर्य मीन का है, तो उसमें 6 राशि जोड़ेंगे तब उत्तर वाली ऋतु आएगी, अर्थात बसंत ऋतु आएगी। तो ये तो जो पंचांग जहां का बनाता है वहां से 6 राशि का अंतर है। अब ऐसे ही हमारी जो लग्न सारणी है वो उत्तरी अक्षांश की बनी हुई है सभी। इसके सूर्य में 6 राशि जोड़कर अगर लग्न साधन करेंगे तो यहाँ का लग्न साधन हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध का। पर यदि हम लग्न सारणी ही दक्षिणी गोलार्ध की बनाते तो हमें 6 राशि जोड़ने की जरूरत ही नहीं होती। इसलिए हम श्रम को कम करने के लिए यहाँ की टेबल बना के उसमें 6 राशि जोड़ के यहाँ का उपयोग करते हैं। बाकी 6 राशि जोड़ने की कतई आवश्यकता नहीं है। यदि आप दक्षिणी गोलार्ध की अर्थात दक्षिणी गोलार्ध के अक्षांशों की लग्न सारणी यदि बनाते तो हमें 6 राशि जोड़ने की आवश्यकता नहीं लगती। अब चर्चा करते हैं हमारे गोल। सायन सूर्य मेष का होगा तो ये हमारा उत्तर गोल प्रवेश हो जाएगा, और जब हमारा सायन सूर्य तुला पर होगा तो दक्षिण गोल नहीं उत्तरायण हो जाएगा, उत्तर गोल होगा, गलत कहने में आ गया, उत्तर गोल होगा और ये दक्षिण गोल होगा। अर्थात जब सायन सूर्य तुला पर प्रवेश करेगा तो वहां से 6 महीने तक दक्षिण गोल रहेगा। कैसे? तुला पर सूर्य आया जिस दिन, उस दिन से तुला, वृश्चिक, धन और फिर मकर, कुंभ और मीन, और जैसे ही मेष पर प्रवेश हुआ कि वो उत्तर गोल प्रवेश हो जाएगा। फिर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, और जैसे तुला आया कि इधर प्रवेश हो जाएगा। तो ये सायन सूर्य जिस दिन तुला पर आएगा उस दिन दक्षिण गोल प्रवेश होगा, और सायन सूर्य मेष पर आएगा उस दिन उत्तर गोल प्रवेश हो जाएगा। ऐसे ही जब सायन सूर्य कर्क का होगा तो हमारा दक्षिणायन प्रारंभ हो जाएगा, दक्षिणायन। और कर्क से में 6 राशि जोड़ेंगे तो 10, अर्थात मकर राशि में उत्तरायण हो जाएगा। जैसे ही सूर्य मकर में प्रवेश किया, यहां अंतिम छोर पर इस पर सीधा चमकेगा, और मकर में प्रवेश करती यहां सीधा चमक के उसकी गति उत्तर की तरफ हो जाएगी, तो उत्तरायण प्रारंभ हो जाएगा। वो यहां से लगाकर यहां तक उत्तरायण रहेगा, अर्थात उत्तर गोल उत्तर की तरफ जा रहा है, इसलिए उसको कहेंगे उत्तरायण। और जैसे ही कर्क राशि में प्रवेश हुआ सायन सूर्य, और उसकी गति दक्षिण की तरफ हो जाएगी, इसलिए उसको कहेंगे दक्षिणायन। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। और अब आप कहेंगे कि सब ऋतुएं हमारे यहाँ बसंत है तो वहाँ शरद क्यों है? अब देखें कि कर्क को ही लेते हैं। कर्क का जब सूर्य सायन होता है तो सूर्य सीधा इस बिंदु पर चमकता है, अर्थात कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। अब यहां अगर सूर्य है, यहां सूर्य है तो उसकी किरणें यहां सीधी जा रही है, और उन किरणों को यहां जाने के लिए दूरी
पार करनी होती है। जब कोई भी गर्म वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान ज्यादा दूरी तक जाएगी तो उसकी गर्मी, जो गर्म वस्तु है तो उसकी गर्मी कम हो जाएगी, इसलिए इन किरणों की गर्मी कम होगी और यहाँ आके ठंडी हो जाएगी, तो इस भाग में शिशिर ऋतु होगी। और यहाँ पर गर्मी अधिक है पर वो दक्षिणायन हो चुका है तो वो गर्मी की भाप बन के और वर्षा चालू हो जाएगी। अब यही सूर्य चमकता हुआ यहाँ आ जाएगा, अर्थात यहाँ कब होगा, हम कह सकते हैं कि मेष का और तुला का सूर्य होगा, तब वो ठीक यहाँ होगा। तब दोनों तरफ एक जैसा मौसम रहेगा, न अधिक ठंड होगी न अधिक गर्मी होगी। पर जैसे ही सूर्य यहाँ से उठकर यहाँ सीधा चमकेगा तब उसकी किरणें यहाँ आने में तिरछी पड़ेगी, दूरी होने से किरणें ठंडी हो जाएगी, किरणें ठंडी हो जाएगी तो इस क्षेत्र में ठंड होगी। अर्थात जब मकर का सूर्य होता है, धन मकर वगैरह, तो इस एरिया में सूर्य रहता है तो यहाँ ठंड होगी और यहाँ पर गर्मी होगी। तो अब आप देखेंगे कि सायन सूर्य मकर का है तो यहाँ पर शिशिर ऋतु यहाँ पर है और वहाँ यहाँ पर वर्षा ऋतु है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार ये सर्दी गर्मी का विचार किया जाता है, मौसम का भी उसी प्रकार से विचार किया जाता है। अब एक प्रश्न और उठता है कि साहब हमारे तिथि आदि का जो समय है वो स्टैंडर्ड टाइम में हो तो पूरे राष्ट्र में एक समान समय पर समाप्ति होगी। उस पर भी मैं आपको बताता हूँ कि हम श्री भादव माता पंचांग को लेते हैं और इससे एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आज का ही ले लेते हैं। आज हमारी दिनांक है 4 मई 2020, 11 एकादशी सोमवार। एकादशी सोमवार, इसका समाप्ति समय दिया है 6/14। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, इसका समाप्ति समय दिया है 19/18। ये है श्री भादव माता पंचांग। इस श्री भादव माता पंचांग से हम तिथि पर विचार करते हैं। द्वादशी क्षय बताई गई हैं। तो देखिए ये लिखा है एकादशी का समाप्ति काल अर्थात 11 सोमवार। 11 सोमवार का जो समाप्ति काल पंचांग में दिया है वो 6:14 दिया है, 6:14 और 12 भी सोमवार ही है, 12 भी सोमवार है अर्थात द्वादशी तिथि का क्षय है और इसका जो समाप्ति काल है वो 26:54 दिया है, 26:54। ऐसे ही हमारा जो नक्षत्र है उफा अर्थात उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी का समाप्ति काल है 19/18 और सूर्योदय है 5:57, सूर्य उदय 5:57, सूर्य अस्त है 18:57। तो अब आप इस पे विचार करेंगे 6/14, ये जो 6/14 समय दिया है, इस समय पूरे भारत में तिथि का समाप्ति काल एक समान होगा। अर्थात ये जो हमारा भारत वगैरह बनता है ऐसा जो भी, तो यहां पर 6:14 पर अगर हमारा तिथि समाप्ति हुआ तो यहां भी 6:14 पर होगी, यहां भी 6:14 पर होगी, यहां भी 6:14 होगी। जम्मू कश्मीर में चाहे हम इधर केरल वगैरह में ले लें या राजस्थान में ले लें, गुजरात में ले लें या असम में ले लें, पर तिथि का समाप्ति काल 6:14 पर ही होगा। अब आप कहेंगे कि कैसे? तिथि जो आती है वो 12 अंश के अंतर पर आती है, अर्थात सूर्य से चंद्रमा 12 अंश आगे निकल जाता है तो तिथि
समाप्त होकर अगली तिथि का प्रवेश हो जाता है। अब 12 अंश पार हुए तो वो आकाश मंडल में जिस समय 12 अंश पार होंगे वो एक समय फिक्स रहेगा, उस पर स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ने से सभी स्थानों पर 6:14 पर ही एकादशी समाप्त होगी और रात को 2:54 अर्थात 26:54 पर द्वादशी समाप्त होगी। ऐसे ही नक्षत्र 13 अंश 20 कला का है, तो 13 अंश 20 कला जैसे जैसे चंद्रमा चलता जाता है एक एक नक्षत्र पूर्ण होकर अगला नक्षत्र प्रवेश होता जाता है। तो चंद्रमा आकाश मंडल में एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो वो जो समय है वो चाहे कहीं से भी देखें एक ही रहेगा। परंतु अब आते हैं सूर्योदय पर। सूर्योदय पर आने के लिए मैं आपको एक चित्र बनाकर समझाता हूं कि सूर्योदय प्रत्येक स्थान का स्टैंडर्ड टाइम में अलग क्यों होता है। जब स्टैंडर्ड टाइम में ये समाप्ति काल पूरे देश में एक ही रहता है तो सूर्योदय का जो प्रवेश है समय है, सूर्योदय होने का जो घंटा मिनट है वो पूरे भारत में एक जैसा क्यों नहीं। इस पर देखते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, अब देखिए सूर्य यहां है तो वो यहां प्रकाश आया टकरा गया, बस यहां समाप्त। अब सूर्य यहां आया तो वो जो है चला यहां आया। अब यहां सूर्य था तो वो किसी भी राशि में है तो सूर्य तो उसी राशि में कहलाएगा। माना यहां पर वो अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करा 5:57 पर, तो 5:57 पर यहां भी अश्विनी में प्रवेश माना जाएगा, यहां भी माना जाएगा, पर सूर्य यहां दिख रहा है यहां नहीं दिख रहा है। देखिए आप, ये सूर्य यहां नहीं दिख रहा है और ये सूर्य जब उठ के यहां आया तो यहां दिख रहा है और इसकी किनार ऊपर से भी लेते हैं तो ये यहां तक आती है। अर्थात सूर्योदय यहां माना 5:57 पर सूर्य यहां है। अब वो 5:58 पर इसकी किरण यहां पहुंच जाएगी अर्थात सूर्योदय हो जाएगा। अब 6 बजे यहां पर सूर्य है और तो वो यहां तक ही प्रकाश पहुंचेगा, यहां सूर्य नहीं दिखेगा। ऐसी स्थिति में यदि ये सूर्य 6:10 पर ऊपर आ जाता है तो वह ये देखिए सूर्योदय यहां पर भी हो जाएगा। अब एक स्थान है जहां पर ये 7 बजे, अब यहां 7 बजे आया वो सूर्य, तो ये देखेंगे आप कि ये जो सूर्योदय यहां भी हो चुका है इस वाले एरिया में। चूंकि पृथ्वी एक समान नहीं होने से जैसे जैसे सूर्य ऊपर उठेगा वैसे वैसे सूर्योदय होता जाएगा। अब 5:57 पर यहां था तो ये पहाड़ी की चोटी आड़ी थी तो यहां सूर्य नहीं दिख रहा था तो यहां सूर्योदय नहीं हुआ था। अब ये पृथ्वी और एक जैसी है तो थोड़ा सूर्य ऊपर उठा तो यहां सूर्योदय हो चुका है, परंतु वो प्रकाश इधर नहीं पहुंच रहा है, यहां सूर्योदय नहीं हुआ। अब सूर्य 6:10 पर और ऊंचा उठा तो यहां भी सूर्योदय हो चुका है, परंतु वो ये भाग पृथ्वी का आड़ा आने से यहां सूर्य नहीं दिखेगा। पर 7 बजे जब सूर्य यहां पहुंचा तो वो सूर्योदय यहां भी दिखेगा। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त इसी प्रकार से स्टैंडर्ड टाइम में प्रत्येक स्थान का अलग अलग होता है, परंतु तिथि, नक्षत्र, योग, करण, इनका प्रवेश और समाप्ति काल वो पूरे देश में एक ही होता है। ऐसे ही ग्रह का राशि में प्रवेश, ग्रह का नक्षत्र में प्रवेश, ग्रह का नक्षत्र चरण में प्रवेश वो पूरे देश में एक ही होगा, क्योंकि वो आकाश मंडल में घटने वाली घटना है, उसका इस आड़े आने से कोई संबंध नहीं है। आप देखेंगे कि रात्रि में भी किसी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है तो वो रात्रि में भी बताते हैं, चाहे वो अपने यहां नहीं दिख रहा है।
तो इस कारण से उसका दिखने से कोई संबंध नहीं होने से ये समय पूरे विश्व पूरे देश में एक ही होगा, जबकि ये इसका संबंध प्रत्यक्ष दिखने से होने के कारण जब वो प्रत्यक्ष दिखेगा उसी समय को सूर्योदय माना जाएगा, और जब वो प्रत्यक्ष रूप से अदृश्य होगा तभी उसको सूर्यास्त माना जाएगा। इससे हर स्थान का सूर्योदय और सूर्यास्त स्टैंडर्ड टाइम में अलग अलग होता है और दिनमान भी अलग अलग होता है, चाहे वो घंटा मिनट में हो चाहे वो घटी पल में हो। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।